हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम लोग सेकंड चैप्टर लेकर सेकंड यूनिट लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के सेकंड यूनिट में हम लोगों को देखना है पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर 1 में मेटलर्जी से संबंधित, धातु कर्म से संबंधित, धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित, चैप्टर 2 में पी ब्लॉक और चैप्टर 3 के रूप में डी तथा एफ ब्लॉक, चैप्टर 4 के रूप में हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, समन्वयक यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज पी ब्लॉक को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक का ही माना जाता है, पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन ही माना जाता है। तो आज का हम लोग को देखना है पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन। और इस पी ब्लॉक के तत्वों के अध्ययन में आज हम लोगों को चर्चा करना है पी ब्लॉक के तत्व, मुख्य रूप से पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व और कैसे हैं। तो हम सभी जानते हैं पी ब्लॉक, जैसा कि आप पी ब्लॉक के नाम से ही स्पष्ट है, हमारा जो ये पी ब्लॉक है इसमें 6 ग्रुप होंगे। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होंगे और इस 6 ग्रुप को हम लोग क्रम से कह सकते हैं कि ये 3A होगा, 4A होगा, 5A होगा, 6A होगा, 7A होगा और 8A होगा, जिसे हम लोग इनर्ट गैस के रूप में देखते हैं। इसे जब हम लोग इंटरनेशनल मार्क के रूप में देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 ग्रुप, ये है 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13 और 14 ग्रुप जो है इसका अध्ययन हम लोग +1 में करते हैं, 11th में करते हैं। और यहाँ से हमारा ये जो 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं +2 में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, अर्थात हम लोग ग्रुप 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। और ग्रुप 15 में ढेर सारे तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रुप 15 में जो बहुत सारे तत्व आते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं। और पी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के बारे में जानने की विस्तार से चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पी ब्लॉक के तत्व किस तरह से अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को जानने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमारे जो ये पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में देखिए यहाँ दिया गया है, इस पी ब्लॉक में ये जो एनसीईआरटी का यूनिट 8 है उसमें पी ब्लॉक में हमारा पहला चैप्टर ये वर्ग 15 के तत्व, दूसरा चैप्टर हमारा वर्ग 16 के तत्व, तीसरा चैप्टर हमारा वर्ग 17 के तत्व और चौथा चैप्टर वर्ग 18 के तत्व है ना। अभी जैसा कि देख रहे थे कि इस पी ब्लॉक में अभी देख रहे थे हम लोग कि पी ब्लॉक में हमारे पास जो चैप्टर है वो है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें जो 13 14 है ये +1 में चला जाता है और 15, 16, 17, 18 ये हमारा +2 का है। तो आइए देखते हैं हमारा जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले है वर्ग 15 के तत्व। आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पी ब्लॉक के वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनमें डिफरेंट टाइप के तत्व, जिसमें सबसे प्रमुखता से लिया जाता है नाइट्रोजन को और फास्फोरस को। हमारा ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि इस पी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं उन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं, है ना। उसके बाद उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, जानेंगे। इसके बाद हम लोग को देखना है नाइट्रोजन, उसका निर्माण, उसके गुण और उपयोग के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में, जैसे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, ये 2 प्रमुख रूप में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सिर्फ इसकी संरचना के बारे में दिया गया है 12th क्लास में। फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा फास्फोरस। फास्फोरस में हम सभी जानते हैं फास्फोरस अपरूप दिखाता है, तो इसके अपरूप के बारे में जानेंगे। फास्फोरस के यौगिक फॉस्फीन है, फास्फोरस ट्राई एवं पेंटाक्लोराइड के रूप में, और ऑक्सी अम्ल
के निर्माण और उसके गुण, इसका जो है इनिशियल नॉलेज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक जो ज्ञान है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनका जो डिटेल्स है हम लोग आगे चलकर जब बीएससी में केमिस्ट्री रखते हैं तो फिर इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स इसमें मिलता है, लेकिन 12th में जो इसके इनिशियल पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन। ये तो जस्ट हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 में जो सिलेबस है हमारा वो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपस्थिति, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति। इसमें जो चैप्टर 2 में मुख्य रूप से चैप्टर 1 में जैसे हम लोगों को नाइट्रोजन परिवार के बारे में जानना है, उसी तरह से चैप्टर 2 में हम लोगों को ऑक्सीजन परिवार के बारे में जानना है। इसे चूंकि इसका पहला जो मेंबर है वो ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी, ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन के फैमिली में डाइऑक्सीजन का निर्माण, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, तो ये डाइऑक्सीजन का निर्माण, उसके गुण और उपयोगिता के बारे में जानेंगे। साधारण ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपरूप और उसके यौगिक, इन सब के बारे में जानेंगे। दूसरा जो हमारा तत्व है वो सल्फर है। सल्फर के डिफरेंट, जैसे उसके अपरूप क्या है, उसके यौगिक क्या हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, उसके गुण, उसकी उपयोगिता, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल से जानना है। तो आपने जैसा कि देखा कि वर्ग 15 में हम लोगों को नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में जानना है ना। उसी तरह से वर्ग 16 में हम लोगों को ऑक्सीजन के बारे में जानना है और सल्फर के बारे में जानना है। चैप्टर 3 में वर्ग 17 के जो तत्व हैं, ये चैप्टर 3 नाम से ही स्पष्ट है कि ये हैलोजन फैमिली, ये क्या है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली मीन्स इसके अंतर्गत साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट आएंगे, अर्थात इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएंगे। तो इसमें हम लोगों को उनके बारे में डिटेल्स में समझना है। हैलोजन के चारों तत्वों के बारे में अध्ययन करना है और उससे संबंधित जो उसके यौगिक हैं उन यौगिकों पे भी प्रकाश डालना है, उनके यौगिकों के गुणों पे भी प्रकाश डालना है। हैलोजन के ऑक्सी अम्ल की सिर्फ संरचना देखनी है। इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बीएससी एमएससी में अध्ययन करते हैं। अब आइए चैप्टर 4 में हमारे जो वर्ग 18 के तत्व हैं, इनमें हम लोगों को मुख्य रूप से इनर्ट गैस के बारे में देखना है। इसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपस्थिति, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में समझना है और उसकी उपयोगिता के बारे में देखना है और किन कारणों से इसे अब हम लोग अक्रिय तत्व की श्रेणी ना कह के उत्कृष्ट तत्वों की श्रेणी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो आपने अभी इस क्लास में, इस स्लाइड में आपने देखा कि सिलेबस हमारा क्या है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन। चैप्टर 1 के रूप में हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 में हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, यानी वर्ग 15 के बारे में। तो आइए हम लोग वर्ग 15 को चैप्टर 1 के रूप में देखें, फिर चैप्टर 2 के रूप में वर्ग 16, चैप्टर 3 के रूप में वर्ग 17 और चैप्टर 4 के रूप में वर्ग 18 को देखेंगे। चैप्टर वर्ग में जो हम देखते हैं तो आवर्त सारणी के वर्ग 15 में हमारे पास 5 तत्व है। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें इन 5 तत्वों में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन प्रथम तत्व है इस फैमिली का, इस वर्ग का प्रथम तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए इन तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन वर्ग के तत्व या नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा तत्व है नाइट्रोजन से शुरू होता है, इसलिए हम लोग इसको नाइट्रोजन वर्ग के तत्व कहते हैं या नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका प्रथम तत्व क्या है, नाइट्रोजन है ना। इसके बारे में आइए हम लोग देखें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन 5 तत्वों को जैसा हम लोग इस रूप में जानने की कोशिश करें। क्या है ये नाइट्रोजन? जैसे देखिए हमारा सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सभी जानते हैं, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, परमाणु संख्या इसकी 7 है और परमाणु भार इसका 14.007 अप्रॉक्सीमेट 14 माना जाता है ना। तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो 7 है। इसके आधार पर नाइट्रोजन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3 है ना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे ऑफ प्रिंसिपल पर आधारित हम लोग कहते हैं वो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया गया है अक्रिय तत्वों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। अक्रिय तत्वों पर आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं वो हम लोग
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन पे आधारित करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 है, हीलियम पर आधारित He2S2 और 2p3 के रूप में दिखाया गया है। ये एक नन मेटल है, ये एक अधातु है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये स्फेरिकल फॉर्म में जो हमारे ये एटम है, नाइट्रोजन का जो एटम है, इस नाइट्रोजन के एटम में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ कहाँ सेट हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। सेकंड ऑर्बिट में भी 2 और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और थर्ड ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें किस तरह से इसके एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में होता है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को दर्शाने की कोशिश की गई है कि गैसियस फॉर्म में ये नाइट्रोजन किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। दूसरा, ये इसका दूसरा मेंबर है फास्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा मेंबर है फास्फोरस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो परमाणु संख्या है वो 15 है और परमाणु भार 30.974 13। अब ये जो 30.974 है इसको अप्रॉक्सीमेट 31 मान लिया जाता है। ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, है ना। इसके हम लोग अक्रिय तत्वों पर आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो हो जाएगा नियोन पर आधारित। चूंकि ये हीलियम के बाद और ये नियोन के बाद का तत्व है और हम सभी जानते हैं कि अक्रिय तत्व पर आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो अक्रिय तत्व देखते हैं कि किसके बाद आ रहा है। तो 3 से लेके 9 तक जो आएगा वो हमारा हीलियम पे होगा और 11 से लेके 17 तक जो आएगा वो हमारा नियोन पे होगा, है ना। क्योंकि नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है। तो यहाँ देखिए 15 के लिए क्या हो गया, नियोन को बरीकोष्ठ में दे दिया गया और ये 3s2 3p3, यानी यहाँ तक जो है ये हो जाएगा हमारा नियोन। यहाँ तक जो है ये हो जाएगा नियोन। इसे आप बरीकोष्ठ में डाल दीजिए और रेस्ट इन दोनों को लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा अक्रिय तत्व पर आधारित। अब ये है क्या, नन मेटल है। इसे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को परमाणु के रूप में इसके पूरे ऑर्बिटल के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है ये फास्फोरस है और फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन किस तरह से इस ऑर्बिटल के फॉर्म में दिख रहा है ये आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1s2 यानी k कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है। फिर इसके आगे L में, M में, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये जो हमारा P अर्थात फास्फोरस है, इस फास्फोरस को देखिए यहाँ पर इस तरह से इस कलर्ड के रूप में दिखाया जा रहा है कि ये फास्फोरस जो होता है ये फास्फोरस इस रूप में सामान्य रूप में हमें प्रदर्शित होता हुआ दिखता है। तीसरा, ये हमारा ये तीसरा तत्व है आर्सेनिक। ये जो हमारा आर्सेनिक है इसकी परमाणु संख्या 33 है, 33 है और परमाणु भार जो इसका है वो 74.922। इसे हम लोग लगभग 75 मान के चलते हैं, 75 लेते हैं। ये आर्सेनिक, इसकी भी परमाणु संख्या जो 33 है, इसके आधार पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय तत्वों पर आधारित यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। स्वाभाविक है कि ये आर्गन के बाद आएगा तो इसीलिए यहाँ आर्गन पे आधारित किया गया है। Ar को बरीकोष्ठ में दे दिया गया, 3d10 4s2 और 3p3 है ना। ये एक मेटालॉइड फैम में, ये क्या है, मेटालॉइड है, अर्थात ये उपधातु के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो हमने देखा यहाँ 3 तत्वों के बारे में, तो ये दोनों का दोनों हमारा अधातु था और ये एक उपधातु के रूप में है। इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ऑर्बिटल में दर्शाया गया है कि किस तरह से सेल में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन होता है वो यहाँ दर्शाया गया है। और उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो सामान्य रूप से अगर हम उसके रॉक फॉर्म को देखते हैं तो वो हम लोगों को किस रूप में दिखाई देता है, यहाँ पर इस स्लाइड की सहायता से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब आइए हम लोग इस नाइट्रोजन फैमिली के 3 मेंबर को देख लिए। अब हम लोग चौथा देखते हैं। ये है चौथा हमारा एंटीमनी। इस एंटीमनी का संकेत Sb होता है और इसका परमाणु संख्या 51 है। परमाणु भार 121.760 है। लगभग इसे हम लोग 121.5 या कभी कभी इसे 121 के बदले में 122 के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं।
यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो अक्रिय तत्व के रूप में क्रिप्टन के आधार पर होगा, क्योंकि ये 51 है तो ये निश्चित है कि 36 से लेकर 53 के बीच में इसका निर्धारण किया जाएगा। तो 36 में यहाँ हमारा क्रिप्टन है तो क्रिप्टन के आधार पर क्रिप्टन 4d10 5s2 और 5p3 हो जाएगा। ये भी मेटालॉइड के फॉर्म में रखा जाता है, परंतु इसे हम लोग धातु की श्रेणी में ही देखते हैं, क्योंकि इसमें जो धात्विक प्रॉपर्टीज होती है, इसमें जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको मेटल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। अब आइए इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऑर्बिटल वाइज दिखाया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में और फिफ्थ ऑर्बिट में दिखाया गया है। और यहाँ पर कलर की सहायता से हम ब्लॉक को भी दिखाने की, ऑर्बिटल को भी दिखाने की कोशिश किए हैं। यहाँ एस ब्लॉक में देखिए, एस ब्लॉक की ये इलेक्ट्रॉनों का सीरीज दिख रहा है। पी ब्लॉक को हम इस ग्रीन की सहायता से और डी ब्लॉक को इस रेड की सहायता से इसके इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एस ब्लॉक में कितना हमारा एस ऑर्बिटल का कितना इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल का कितना इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कितना है। ये कलर फॉर्म की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया गया ऑर्बिटल वाइज के फॉर्म में कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। और फिर ऑर्बिट के रूप में देखिए आप कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में कंप्लीटली एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि 1s2। उसके बाद हम लोग 2s2 2p6 बोलते हैं, तो 2s2 2p6। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारा पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है ना। ये 3 हमारा 3 जोड़ी जो है 2 2 4 और 2 6 ये हमारा पी ब्लॉक में चला जाएगा। और एस का 1s2 2s2 हम लोग बोलते हैं, तो 2s2 में ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p6 तो हमारे देखिए 2, ये रहा 2 4 और 2 6, है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे चेंज होता चला जाता है, हम लोग इसे प्रदर्शित करते चले जाते हैं, तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से इस तरह से हमारा प्रदर्शित हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसकी सहायता से उसको प्रदर्शित करने की कोशिश किए हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में डिफरेंसेस दिखाई दे कि किस तरह से इसके किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन और किस ऑर्बिट में ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया गया है। सामान्य रूप से जो ये दिखाई देता है नेचर में, जो ये सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है वो किस तरह से दिखाई देता है, तो ये इसी रूप में हमें सामान्य रूप से जो पृथ्वी के गर्त से हम प्राप्त करते हैं, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, तो वो अर्थ क्रस्ट से जो हमें प्राप्त होता है वो इसी रूप में प्राप्त होता है और फिर इसे हम अपने उपयोगी रूप में ढालते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां, ये है बिस्मथ। ये जो हमारा 5वां है ये है बिस्मथ। इसको देखिए, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 83 है और इसका जो परमाणु भार है वो 208.980 अप्रोक्सीमेट 209 माना जाता है। ये जो बिस्मथ है स्वाभाविक है कि ये जेनॉन के बाद की श्रेणी में आता है, इसलिए जेनॉन उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस तरह से दिखाया गया है। क्योंकि ये 54 के बाद और 86 से पहले है, इसीलिए जेनॉन लिया गया। अगर ये 86 के बाद होता तो रेडॉन के रूप में लेते हम लोग, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा अक्रिय तत्व पर, वो जेनॉन के आधार पर। और ये जो तत्व है ये देखा जाए तो ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, इसे हम लोग मेटल मानते हैं, लेकिन मेटल में भी यह क्या है, तो ये है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, दैट मीन्स यह ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में, संक्रमण तत्व के रूप में अपने डिफरेंट कलर्ड के यौगिक के रूप में प्रदर्शित करता है, इसलिए यह ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये जो बिस्मथ है इसके इलेक्ट्रॉनों को वही ऑर्बिट और ऑर्बिटल वाइज यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये जो प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, वो इस रूप में पाया जाता है। जब हम अर्थ क्रस्ट से इसको प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के गर्त से प्राप्त करते हैं, तो हमें ये इस रूप में दिखाई देता है और इसे फिर आगे चलकर हम अपने उपयोगी रूप में इसको ढालते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से इसको उपयोगी रूप में हम लोग इसको ढालने की कोशिश करते हैं और ढालते हैं और फिर इसके बारे में इसको हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। आइए अब हम लोग उन 5 तत्वों का जरा सा यहाँ देखें क्या है, किस रूप में है। ये हम देख पा रहे थे, उस 5 के बारे में देखिए। पहला हमारा नाइट्रोजन है, इसी का एक सामरिक रूप दिया गया है कि ये जो वर्ग 15 के तत्व हैं, इनके सामान्य परमाणिक एवं भौतिक
गुण क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। अगर इस सिंपली इस चार्ट को हम लोग एक बार बारीकी से देख लें तो पी ब्लॉक के तत्वों का सारांश हमारे ब्रेन में समझ में आ जाएगा। हम आसानी से उसको देख पाएंगे और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ इस चार्ट की सहायता से, इस डायग्राम की सहायता से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये नाइट्रोजन, यह अधातु के रूप में होगा, फास्फोरस अधातु के रूप में है, आर्सेनिक उपधातु के रूप में है, एंटीमनी हमारा जो है इसमें ये मेटालॉइड के रूप में आता है, उपधातु के रूप में, लेकिन इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है कि हम इसे मेटल के रूप में ही देखते हैं। और ये हमारा पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, ये हम मेटल के रूप में इसको देखते हैं। इसकी जो परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या इसका देखिए 7 है, इसका 15 है, इसका 33 है, इसका 51 है और इसका 83 है। अर्थात इसकी परमाणु संख्या क्या हो रही है पीरियोडिक टेबल में। जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, याद होगा पीरियोडिक टेबल जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल हमारे दो रूप में दिखाई देता है, एक वर्टिकल फॉर्म में और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, है ना। इसके दो रो दिखाई देते हैं, एक वर्टिकल रो और एक हॉरिजॉन्टल रो दिखाई देता है। हॉरिजॉन्टल रो जो है वो कहीं ना कहीं पीरियड को इंडिकेट करता है और वर्टिकल रो जो है वो वर्ग यानी ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल रो को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल रो में अर्थात आवर्त रूप में देखेंगे, जैसे जैसे वह ग्रुप बढ़ता जाएगा, यानी हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी परमाणु संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो नाइट्रोजन का 7 है, 15, 33, ये बढ़ते क्रम में चला जाता है ना। तो परमाणु संख्या। अब आइए परमाणु द्रव्यमान को हम लोग देखते हैं। ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये ग्राम पर मोल में, ये जो इसके यूनिट होंगे वो ग्राम पर मोल में। तो ये इसका यहाँ पर एकदम कंप्लीट रूप से इसका जो दिया गया भार है वो कंप्लीट रूप से दिया गया है। इसे हम अप्रोक्सीमेट के रूप में लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन का दिया गया तो नाइट्रोजन का 14.01 है, जिसे अप्रोक्सीमेट हम लोग 14 मानते हैं। यहाँ फास्फोरस का 30.97 है, जिसे लगभग हम लोग 31 मानते हैं। यहाँ पर आर्सेनिक का 74.92 है, जिसे हम लोग 75 मानते हैं, 75 मानते हैं। एग्जाम में क्या होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल इस पे आधारित जब आता है तो एग्जाम में इसके फिक्स मास को लेके वो दे देता है। एग्जाम में आपको एक दे देगा कि इसके जो एटॉमिक मास होंगे वो इतना है, तो उसके आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। यहाँ जो एंटीमनी है इसका इतना हो जाएगा और ये बिस्मथ। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, बढ़ते क्रम में। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बढ़ते क्रम में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दर्शाया गया है अक्रिय तत्व पर आधारित। यही अभी हम लोग इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में देख रहे थे, तो वो जो दिखाया गया था ठीक उसको यहाँ दिखाया गया है। और ये भी देखिए लगातार बढ़ते क्रम में हीलियम, हीलियम के बाद है नियोन, नियोन के बाद है आर्गन, आर्गन के बाद है क्रिप्टन और क्रिप्टन के बाद है जेनॉन, है ना। यहाँ पर उसके आधार पर परमाणु संख्या, जैसे इसकी 2 हो गई तो 2 के बाद यहाँ पर जितना बच गया, यहाँ 10 हो गया तो 10 के बाद जितना बच गया, यहाँ 18 है तो 18 के बाद, यहाँ पर 36 है तो उसके बाद, और यहाँ पर 54 है तो उसके बाद इसके एटॉमिक नंबर के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय तत्व पर आधारित यहाँ प्रदर्शित किया गया है। परमाणु त्रिज्या, ये जो परमाणु त्रिज्या है ये पिकोमीटर के रूप में यहाँ देखिए परमाणु त्रिज्या भी इसकी बढ़ते क्रम में दर्शाई गई है। इसका जो परमाणु त्रिज्या होता है वो 74 है, क्योंकि स्वाभाविक परमाणु त्रिज्या जो होगा वो उसके एटॉमिक नंबर पर निश्चित होती है, एटॉमिक नंबर पर आधारित होती है। एटॉमिक नंबर जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए उसके ऑर्बिट भी बढ़ते जाएंगे, और जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो स्वाभाविक है जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता जा रहा है। तो ये 74 है यहाँ पर, तो ये 110 हो जाता है, ये 120 है, ये 141 है और ये 152 है। अर्थात यह भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यह भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आयनिक त्रिज्या देखते हैं। आयनिक त्रिज्या दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से जो आयन डेवलप होते हैं उसके कारण इसकी जो त्रिज्या बनती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वो होगा 171, इसका 171 है, इसका 212 है, इसका 222 है, लेकिन इसका फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, ये 76 और 103 के रूप में आ जाता है। तो थोड़ा सा ये बढ़ता है और फिर यहाँ पे घटने लगता है। बढ़ने का कारण यहाँ नॉन मेटल
और ये मेटल वेट के रूप में, और यहाँ फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो ये थोड़ा सा घटने लगता है, इसी कारण से इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं आयनन इंथैल्पी। आयनन इंथैल्पी जिसे हम लोग आयोनिक पोटेंशियल के रूप में, आयोनिक इंथैल्पी के रूप में हम लोग जानते हैं। ये जो आयोनिक इंथैल्पी है ये किलो जूल पर मोल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल के रूप में है। ये जैसा देखिए, ये हमारा घटते क्रम में, ये हमारा क्या है, घटते क्रम में है। कैसे, यहाँ देखिए ये 1402 है, 1402 किलो जूल पर मोल होगा। ये हमारा 1012 किलो जूल पर मोल है, ये 947 किलो जूल पर मोल है, ये 834 किलो जूल पर मोल है, और 703 किलो जूल पर मोल है। अर्थात नाइट्रोजन का जिसकी परमाणु संख्या जितनी कम, उसका आयनन एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा, उसका आयनन एंथैल्पी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घनत्व के बारे में, उसके डेंसिटी के बारे में। तो ये जो डेंसिटी होगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में है। ये डेंसिटी हो जाएगा, नाइट्रोजन का है 0.001165 ग्राम, है ना, ये क्या है 0.001165 ग्राम। इससे आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो यह भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये देखिए फास्फोरस का हो जाएगा 1.828, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आर्सेनिक का, तो ये हो जाएगा 5.778, है ना, तो ये बढ़ते क्रम में चला जाता है हमारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेंसिटी है वह भी बढ़ते क्रम में होगा, है ना। नाइट्रोजन फैमिली का जो डेंसिटी है वह भी क्या होगा, बढ़ते क्रम में चला जाता है। ठीक है, अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसके द्रवनांक के बारे में। द्रवनांक जो होता है, द्रवनांक तो जानते ही हैं, द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट जिसपे वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, ठोस रूप से द्रव रूप में आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसके द्रवनांक के बारे में। इसका जो द्रवनांक है वो केल्विन में लिया जाता है। अब यहाँ देखिए ये है 63, नाइट्रोजन का जो द्रवनांक होगा वो 63 यानी मात्र 63 केल्विन ताप पर, 63 केल्विन टेम्परेचर पर ही यह मेल्ट कर जाता है। इसे भी जब आप देखेंगे तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 317.1 है, ये 1090 है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर ये डिक्रीजिंग कर जाता है, डिक्रीज यहाँ से हो जाता है। ये 904, यहाँ 1090 है, आर्सेनिक का 1090 है, लेकिन इसका जो है वो 904 है और इसका 544.4 है। तो यहाँ मेटेलिक प्रॉपर्टीज आने के कारण इसका ये घटने लगता है। क्वथनांक जो है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जिस पे ये उबलना शुरू करता है, बॉयल करना शुरू करता है, ये जो केल्विन में लिया गया है, इसको देखिए ये हो जाएगा 77.2। ये इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी होती है एक्सेप्शन केस आ जाता है जिसके कारण ये घट जाता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हम इसे देखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का क्या है, तो विद्युत ऋणात्मकता में देखिए इस नाइट्रोजन फैमिली में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नाइट्रोजन को माना जाता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 3.0 होती है। इसके बाद देखेंगे तो वह घटता चला जाता है। फास्फोरस का 2.1 होता है, आर्सेनिक का 2.0 होता है, एंटीमनी का 2.05 होता है और बिस्मथ का 1.9 होता है ना। तो इस तरह से हम देख रहे थे हमारे पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, उस पी ब्लॉक के तत्वों में सभी तत्व किस तरह से अपने डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में गुणों को एक अलग रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और खास करके पीरियोडिक टेबल के आधार पर इसकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक और विद्युत ऋणात्मकता किस तरह से वैरी करता है और किस रूप में ये प्रदर्शित होता है, इसके बारे में हम लोग इसको देख रहे थे। और यदि इसका आप एक थोड़ा सा सही रूप से अध्ययन करके इसे आप अगर स्टडी करते हैं तो इसके आधार पर आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। ये आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी को यहाँ हम लोग प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ग 15 के अंतर्गत जो भी तत्व हमारे हैं, यानी हमारे पास कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। इन 5 तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या, अक्रिय तत्व पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ही हम लोग देख रहे हैं
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं ही, ये बहुत ही आसान कुछ नहीं है। और पर आधारित नाइट्रोजन 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, है ना। अर्थात फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हमारा फास्फोरस, इस फास्फोरस की भी स्थिति क्या है, यहाँ देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। यहाँ भी देखिएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 5 हो रहा है ना। उसी तरह से आर्सेनिक में देखिए, आर्सेनिक का जब करते हैं तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में देखिए हमारा जो तीसरा है ये, और चौथा जो हमारा हो जाता है ये, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आइए हम लोग जरा सा आगे, ये जस्ट यहाँ पे इस तरह से एंटीमनी और बिस्मथ, इन सब में हम लोग देखते हैं कि बाह्यतम के रूप में हमारे पास कितना हो जाता है 5 हो जाता है। यहाँ आप देख रहे होइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो प्रदर्शित किया गया है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट को सही से प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर एनर्जी लेवल को तोड़कर यहाँ पर उसके सिर्फ आउटरमोस्ट ऑर्बिट को देखने के लिए यहाँ किया जा रहा है। अब प्रिंसिपल के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इस रूप को देख रहे थे कि ये कैसे प्रदर्शित होता है। अब आइए जैसा देखते हैं हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग क्या क्या देख पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग क्या क्या जान पाते हैं। मुख्य रूप से उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने देखा कि उसके 5 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि उसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है वो उसको कैसे प्रदर्शित करता है। और इस क्रम में आपने देखा भी कि उसके ऑफ प्रिंसिपल पर आधारित जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग एक जगह लाते ही हैं, लेकिन हम लोग आउटरमोस्ट ऑर्बिट को प्रदर्शित करने के लिए उनको एक सीरीज के रूप में बाहर प्रदर्शित करके देख पा रहे थे। यहाँ देखिए इसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इनकी आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5 है। नहीं, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5 है ना, जो कि आपने देखा ही था। यहाँ पर देखिए इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है 5 है, यहाँ भी 5 है, सब में 5-5 दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी प्रदर्शित हो रही है 5। और ये 5 के कारण क्या होगा, इन तत्वों को, इस 5 के कारण ही इन तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखा गया है। याद होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त का निर्धारण कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि आवर्त सारणी को जब हम लोग देखते हैं तो याद कीजिए आवर्त सारणी में हमारे पास सबसे पहले S आता है, S के बाद हमारा D आता है, उसके बाद हमारा P आता है ना। तो S के बाद जब हम D में जाते हैं तो स्वाभाविक है S के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन, S के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग S और P, ये हमारा जो S और P है इसे एक रूप में रख रहे हैं, क्योंकि ये इनके जो तत्व होंगे वो असंक्रमण तत्व होंगे। इनके तत्व क्या होंगे, असंक्रमण तत्व होंगे। और ये जो हमारा D ब्लॉक है इसके तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। S और P ब्लॉक के तत्वों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि वह उपवर्ग A में आता है और D जो है वो उपवर्ग यानी सब ग्रुप जो होगा उसका वो B में हो जाएगा, है ना। तो हम S के बाद D और फिर P, लेकिन आवर्त सारणी में आप देखेंगे S ब्लॉक फिर D ब्लॉक और उसके बाद P ब्लॉक है। तो S P में पहुंचने के लिए हमारा जब P में हम जाते हैं तो D को क्रॉस करते हुए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है 10 जोड़ दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है। तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 जोड़ दीजिए, जैसे ही 10 जोड़ दीजिएगा तो 10 5 15, इसीलिए तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखा गया है। चूंकि इन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्ष के पहले वाली कक्षाएं पूर्ण हैं। पहले वाली कक्षाएं क्या है, पूर्ण है। कैसे, चलिए जैसा देख लेते हैं। पहले वाली कक्षा देखिए एकदम बिल्कुल पूर्ण है। यहाँ पर क्या है 1s2 पूर्ण है हमारा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। उसके बाद आइए यहाँ पर हमारा जो सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये भी हमारा कंप्लीट है ना, क्योंकि हमारा 8 है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 8 है। थर्ड ऑर्बिट हमारा 5 कर रहा है।
तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट रूप से दिख रहा है, सेकंड ऑर्बिट है वो भी कंप्लीट रूप से दिख रहा है। तो यहाँ क्या करें, चूंकि इन तत्वों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा के पहले वाली कक्षाएं पूर्ण हैं, नहीं, पहले वाली कक्षाएं क्या हैं, पूर्ण हैं, इसीलिए ये सब सामान्य तत्व हैं। सामान्य तत्व कह लीजिए, या इसे हम असंक्रमण तत्व कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, असंक्रमण तत्व कहते हैं। ये हमारा जनरल एलिमेंट है, इस पर संक्रमणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि ये जो हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिट आता है उससे पहले वाले जो ऑर्बिट हैं वो क्या हैं, कंप्लीट हैं, पूर्ण है, उसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मिला हुआ है, पूर्ण है। दूसरा, इससे हम देखते हैं कि इन तत्वों के परमाणु संख्या में कक्षाओं की कुल संख्या क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। कैसे, जैसा देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले में क्या है, 1 और 2 है ना। पहले में देखिए यहाँ पर 1 और 2 कक्षा दिखाया गया है, यानी दूसरा कक्ष, बाह्यतम कक्ष। यहाँ पर तीसरा बाह्यतम कक्ष, यहाँ पे चौथा बाह्यतम कक्ष, यहाँ पे पांचवा बाह्यतम कक्ष और यहाँ पे छठा बाह्यतम कक्ष है ना। यहाँ पे दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा और ये छठा है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन में 5 तत्व हैं वह क्रमशः दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में, पांचवें आवर्त में और छठे आवर्त में रखे गए हैं। इसी को लिखा गया है, इसी कारण आवर्त सारणी में इनके आवर्त 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि चूंकि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता है। हम देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सभी में देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी किसमें प्रवेश करते हैं, पी सबसेल में करते हैं। इसलिए ये दीर्घ आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये भी पता चलता है कि ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। इन सब के बाह्य सेल में 5 इलेक्ट्रॉन यानी NH2 और NP3 है, अर्थात इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी संख्या कितनी है, 5 है। इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन होगी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। ये फिक्स है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन भाग लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन भाग लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बंधन निर्माण में भाग लेता है, इसलिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 5 है। नेक्स्ट देखिए, वर्ग 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे हैं, अतः इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में काफी समानता पाई जाती है। चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं वो एक समान है, सभी में देखा जा रहा है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त होता है वहां पर बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाला जो हमारा कक्ष है वो कंप्लीट है, तो एक समान रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या है, काफी समानता है। इसके साथ साथ इसके गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन भी पाया जाता है। अगर परिवर्तन दिख रहा है तो वह क्रमिक रूप में दिख रहा है, ग्रेजुअली दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक उसमें एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिल जाता है ना। अब आइए इसके दूसरे गुण को देखते हैं। पहला तो देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता गुण के बारे में कि इलेक्ट्रॉन दाता गुण क्या है। इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होता है, ये जो डोनेट करता है, इसके बारे में देखते हैं। इस वर्ग के सभी तत्वों में उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये 1s2, 2s2 और ये 2p3 हो जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में हमारा कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। स्वाभाविक है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं, इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करता है, इसलिए इन वर्गों में इलेक्ट्रॉन डोनेट फॉर्म में +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है।
एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, नाइट्रोजन में यह प्रवृत्ति जो होती है वो सर्वाधिक होती है। अर्थात नाइट्रोजन फैमिली में जो हमारे 5 तत्व हैं, उन पांचों तत्वों में यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था की जो प्रदर्शन है वो सर्वाधिक नाइट्रोजन में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा इसका प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन ग्राही युग्म। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही युग्म जो इसका नेचुरल फॉर्म है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे। नाइट्रोजन परमाणु में कोई भी डी ऑर्बिटल विद्यमान नहीं है। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा कि यहाँ पर कहीं भी डी ऑर्बिटल, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं है ना, वो कंप्लीट रूप से पी ऑर्बिटल, लास्ट में हमारा पी ऑर्बिटल आता है। तो चूंकि ये डी ऑर्बिटल लास्ट में नहीं है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चौथा देखते हैं, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी के बारे में। तो इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा? आवर्त सारणी के आधार पर, प्रेडिक्टेबल के आधार पर हम लोग देखते हैं कि आवर्त सारणी में फास्फोरस से बिस्मथ की ओर नीचे जाने पर, अर्थात परमाणु संख्या में वृद्धि होने पर, परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, इस तरह से जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉनों की सेल संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉनों की सेल संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। नाइट्रोजन में 2 सेल, फास्फोरस में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 सेल, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो बढ़ता जाता है, अतः परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या का मान क्या होगा? क्रमशः बढ़ता चला जाता है ना। अब आइए पांचवा देखते हैं, आयनन इंथैल्पी। वो जो हम लोग एक समराइज फॉर्म में देख रहे थे, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आयनन इंथैल्पी, इन वर्ग के तत्वों के आयनन इंथैल्पी का मान हाई होता है, उच्च होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, तो नीचे आते हैं, अर्थात जैसे जैसे तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण दुर्बल हो जाता है, अर्थात आयनन इंथैल्पी क्या हो जाता है? घटता चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी आयनन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसकी आयनन इंथैल्पी घटती चली जा रही है। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर एक नया सेल बढ़ता जाता है। हम लोग ऊपर से जब नीचे आते हैं, यानी नाइट्रोजन में 2 है और फास्फोरस में 3 है, एक सेल की वृद्धि हो गई, तो नया सेल बढ़ता चला जाता है, जिस कारण बाह्यतम सेल की नाभिक से दूरी बढ़ती, फलतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या प्रवृत्ति घटती जाती है। अतः जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती चली जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घट रहा है और आयनन इंथैल्पी भी घटता चला जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं 7वां, ये है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में हम लोग देखते हैं कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे आयनन इंथैल्पी एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है। ये जस्ट पीछे देख रहे थे हम लोग। फलतः विद्युत तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः घटता जाता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि आयनन इंथैल्पी और इसकी जो आयनन त्रिज्या है और विद्युत ऋणात्मकता, ये सब मान में कमी आती जाएगी। आयनन इंथैल्पी, जस्ट इससे पहले वाला जो स्लाइड देख रहे थे उसमें हमने क्या देखा? आयनन इंथैल्पी इसकी क्रमशः घटती जा रही है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जा रही है तो स्वाभाविक है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती चली जाएगी, है ना। और घटती चली जाती है, इसी से स्पष्ट होता है कि इसका धात्विक गुण भी इसी क्रम में बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर इसकी धात्विक गुण क्रमिक रूप में बढ़ती चली जाती है। अब आइए देखते हैं हम लोग तत्व के रूप में यहाँ नाइट्रोजन और विद्युत ऋणात्मकता यहाँ दिखाया गया है। नाइट्रोजन का देखिए 3 है, फास्फोरस का 2.1 है, आर्सेनिक का 2.0 है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में नहीं, ये घटते क्रम में।
तो हम लोग इस तरह से इसको घटते क्रम में दिखाइए, ये घटते क्रम में इसको दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, घटते क्रम में इसकी विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित होती है ना। ये अभी हम लोग देख रहे थे इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। अब आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोगों ने डिटेल्स में देखा और आवर्त सारणी के रूप में हम लोगों ने इसको जानने की कोशिश की। इतने चीजों के बारे में आपने आवर्त सारणी का भी जब अध्ययन किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा, है ना। इसको हम लोग यहाँ भी पी ब्लॉक के अध्ययन में इसको समराइज करने की कोशिश किए। अब आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। भौतिक, सबसे पहला इसका है भौतिक अवस्था। तो ये तो जो भौतिक अवस्था है, ये तो बस भौतिक अवस्था यानी ठोस द्रव गैस के रूप में हम लोगों को देखना है कि ठोस द्रव गैस के रूप में ये क्या दिखा रहा है। तो ये हम देखेंगे भौतिक अवस्था में कि इसका जो प्रथम तत्व है नाइट्रोजन, वो गैस रूप में है। दूसरा तत्व फास्फोरस, हालांकि ये ठोस रूप में पाया जाता है परंतु ये बहुत जल्दी वाष्पीय अवस्था में चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग गैसीय अवस्था के रूप में ही देखते हैं, है ना। और उसके बाद जो हमारा आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, यह किस रूप में हो जाता है, ठोस रूप में। ये किस रूप में हो जाएगा, ठोस रूप में। तो हमारे पास 5 तत्व है। नाइट्रोजन कंप्लीटली हमारा क्या है, गैस रूप में है। फास्फोरस ठोस रूप में पाया जाता है परंतु आगे चलकर वो जल्दी से वाष्पीय अवस्था में चला आता है। रेस्ट जो हमारा 3 आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, ये क्या है, ठोस रूप में पाया जाता है। दूसरा द्रव्यनांक और क्वथनांक हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं कि क्वथनांक और द्रव्यनांक परमाणु संख्या की वृद्धि होने से इन तत्वों के घनत्व और क्वथनांक में वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यनांक में वृद्धि नहीं होती। ये हमें ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो घनत्व और क्वथनांक में वृद्धि होगी परंतु द्रव्यनांक में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्रमानुसार वृद्धि नहीं होगी, वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तीसरा अपररूपता। अपररूपता जो है, ये जो एलोट्रॉफी है, एक से अधिक रूपों में पाए जाने का गुण, ये नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर अन्य सभी जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तीनों में, और सर्वाधिक रूप में हमारा फास्फोरस के जानते ही कई अपरूप होते हैं, तो सर्वाधिक रूप में हमारा फास्फोरस जो है वो अपरूपता का प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो धातुई गुण हैं, इसमें यहाँ दिखाया गया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस हो गया अधातु के रूप में, है ना। एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी ये हो गया उपधातु, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये धात्विक रूप में चला जाता है, धात्विक रूप इसमें ज़्यादा प्रदर्शित होता है, और बिस्मथ हमारा कंप्लीट रूप से धात्विक रूप को प्रदर्शित करता है। ये तो हम लोग अध्ययन कर ही चुके हैं कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, हम लोग अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कहता है कि ये जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हैं, ये अन्य तत्वों से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिंपल है, हाइड्राइड का निर्माण कर लेता है। हाइड्राइड का निर्माण मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन, आर्सेनिक के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है। तो ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना लेता है, यहाँ फॉस्फिन बना लेता है, यहाँ अन्य गैस आप देख पा रहे हैं कि बना रहा है ना। उसी तरह से जैसे हाइड्राइड में हाइड्रोजन, उसी तरह से ऑक्साइड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया, यहाँ N2O, NO2 का निर्माण कर लेता है। तो ये अदर दूसरे तत्व से रिएक्शन करके ये विभिन्न प्रकार के कंपाउंड का निर्माण कर देता है ना। अब आइए यहाँ पे दूसरा इसका देख रहे हैं, द्विअंगी यौगिकों का निर्माण यहाँ कर रहा है। ये कैल्शियम नाइट्राइड बना रहा है, कैल्शियम से रिएक्शन करके नाइट्रोजन, यहाँ फास्फोरस कैल्शियम से रिएक्शन करके, ये सभी तत्व से दूसरे तत्व से रिएक्शन करके उसके कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, जिसका यहाँ नामांकन किया गया है। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल का मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ, तो नाइट्रोजन तो आ ही रहा है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सी अम्ल जैसे ही हम लोग कहेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की, तो यहाँ दोनों के साथ मिलकर ये NO2, HNO2 और HNO3 का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से ये अपने रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावे ये हैलाइड का भी निर्माण कर देता है। हैलाइड यहाँ देखिए जैसे ट्राई हैलाइड, तो हम सब पढ़ चुके हैं
ये NCl3 का निर्माण कर लेगा, है ना, PCl3 का निर्माण कर लेता है, तो ये ट्राई हैलाइड के रूप में। पेंटा हैलाइड के रूप में देखेंगे तो ये NCl5 का निर्माण कर लेता है। उसी तरह से ये PCl5 का निर्माण कर लेता है ना, सॉरी यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये PCl3 के रूप में, चूंकि वहाँ ट्राई हैलाइड है और ये पेंटा हैलाइड, तो NCl5 PCl5 के रूप में बना लेता है। ऑक्सी हैलाइड के रूप में, यानी यहाँ पे ऑक्सी हैलाइड जैसे आ गया तो हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और कोई हैलाइड आ जाएंगे। यहाँ सल्फाइड के रूप में ये निर्माण कर रहा है, अर्थात इस नाइट्रोजन फैमिली के साथ सल्फर की भी उपयोगिता हो जाएगी, सल्फर भी आ जाएगा, है ना, और ये सारे मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का निर्माण कर देता है। तो आज के क्लास में आपने डिटेल्स में देखा जाना कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सभी से संबंधित नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, बिस्मथ, इन सब के बारे में, इन सब से संबंधित आज का हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म में आज जो हम क्लास देख पा रहे थे, उनमें हम लोगों ने डिटेल्स में आज जाना कि चैप्टर 2 पी ब्लॉक के तत्वों में हमारा जो 6 पी ब्लॉक में जो 6 दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें जो हमारा ये दिखाई दे रहा है, हमारे पास जो ये दिख रहा है कि 13 और 14, जिसका अध्ययन हम लोग 11th में और 12th में जो अध्ययन करते हैं 15, 16, 17 और 18 वर्ग का, इसमें आज हम लोग 15 वर्ग के तत्वों का एक गुणों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश की। इस 15 वर्ग में हमारा जो ये 15 वर्ग है, इस 15 वर्ग में जो हमारे 5 तत्व आते हैं, इस 15 वर्ग में जो हमारे 5 तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन पांचों तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके एक समराइज प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में, नाइट्रोजन के गुणों के बारे में, नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में, और फिर उसके आगे फास्फोरस के बारे में। तब हमारा जो ये वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन है वो कंप्लीट हो पाएगा। आशा करते हैं आज के इस क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बारीकी से देखा, जाना और समझा होगा। और इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।